बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से हमारे राष्ट्र के सामने नेहरू की मृत्यु के बाद में उत्तराधिकार का प्रश्न सामने खड़ा हो गया था। ऐसे में अंदेशे लगाए जाने लगे थे कि शायद अब राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाएगी। अन्य राष्ट्रों में जैसे कि उत्तराधिकार के मुद्दे सफल तरीके से नहीं संभल पाते हैं और सेना है वो राजनीतिक भूमिका में आ जाती है, तो शायद भारत में भी ऐसा कुछ होगा। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने शास्त्री जी का चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से किया और शास्त्री जी की मृत्यु के बाद में इंदिरा गांधी एक कद्दावर प्रधानमंत्री के रूप में अपनी भूमिका निर्वाह में सफलता प्राप्त की। अब हम जानेंगे आगे की कहानी के बारे में कि हमने इंदिरा गांधी को हमारा प्रधानमंत्री चुन लिया तो अब क्या कांग्रेस के सामने दिक्कतें आई। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियाँ, तो अब कौन सी चुनौतियाँ बची थी, अब कौन सी ऐसी बातें थी, अब कौन सी ऐसी दिक्कतें थी जिनका सामना इस कांग्रेस प्रणाली को करना था। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे चौथे आम चुनाव के बारे में जो कि 1967 में हुए थे। क्यों महत्वपूर्ण है इन चौथे आम चुनावों के बारे में जानना इस कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियों के अंतर्गत। अभी पता चल जाएगा आपको कि क्या थे ये चौथे आम चुनाव, क्या थी इनकी पृष्ठभूमि, क्या रहा इनका परिणाम और किस तरह से ये चुनौतीपूर्ण थे कांग्रेस के लिए। चलिए जानते हैं। देखिए, दो प्रधानमंत्रियों का जल्दी देहावसान हो गया था। नए प्रधानमंत्री को पद संभाले अभी 1 वर्ष भी पूर्ण नहीं हुआ था और साथ ही इस प्रधानमंत्री को, इंदिरा गांधी जी की हम बात कर रहे हैं, राजनीतिक लिहाज से कम अनुभवी माना गया था। तो अब देश में गंभीर आर्थिक संकट भी थे। इन सब बातों की हम बात कर रहे हैं कि चौथे आम चुनाव से पहले क्या क्या परिस्थितियां थी, किन परिस्थितियों के मद्देनजर ये चौथे आम चुनाव हो रहे हैं। तो आर्थिक गंभीर संकट क्या था कि मानसून असफल हो गया था, व्यापक सूखा था, पैदावार में गिरावट थी और गंभीर खाद्य संकट हमारे देश के सामने मुंह बाए खड़ा था। विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार कमी होती जा रही थी, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट थी और सैन्य खर्चों में बढ़ोतरी हो रही थी। देश की विकट आर्थिक स्थिति थी। इंदिरा गांधी सरकार के शुरुआती फैसलों में 1 रुपये का अवमूल्यन करना, जब हमने अमेरिका से खाद्यान्न जो आपूर्ति चाहिए थी तो फिर उस दबाव से, और जैसे कि हमने नियोजन वाले चैप्टर में भी इस बारे में पढ़ा था कि इंदिरा गांधी के समय और अवमूल्यन करना पड़ा था हमें। तो पहले 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 5 रुपये थी, वो अब बढ़कर 7 रुपये हो गई थी। आर्थिक स्थिति की विकटता के कारण कीमतों में तेजी से इजाफा हो रहा था। कहने का मतलब है कि इन परिस्थितियों के मद्देनजर आप जनता की हालत सहज ही समझ सकते हैं कि खाद्यान्न का संकट है, कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। तो ऐसे में कैसी जनता की जो मानसिक स्थिति है वो रही होगी और किन बातों के मद्देनजर ये चुनाव हो रहे हैं। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि, खाद्यान्न में कमी, बढ़ती बेरोजगारी और दयनीय आर्थिक स्थिति, इनके कारण लगातार विरोध हुए, बंद हुए और हड़ताल हुए। और इन हड़तालों पर सरकार ने इसे कानून व्यवस्था की समस्या माना, ना कि सरकार ने ये माना कि ये जनता की बदहाली का परिणाम है। मतलब कि जनता इन सारी परिस्थितियों से परेशान होकर जब विरोध कर रही थी, बंद कर रही थी, हड़ताल कर रही थी, तब हमारी सरकार ने इसे जनता की बदहाली ना मानकर, जनता की परेशानी ना मानकर इसको रूप दिया। किसका? इसको रूप दिया कानून और व्यवस्था की समस्या का। ये कहा कि ये तो कानून और व्यवस्था की समस्या है, जनता तो यानी कि हमारा शासन प्रशासन तो बिल्कुल ठीक है। तो इससे जनता और भी अधिक उग्र हुई और जनता कहीं की बेहाल हाल जनता थी और उसमें सरकार का ऐसा कहना और ऐसा मानना निसंदेह जनता के मन में, दिलो दिमाग में रोष पैदा कर रहा था। साम्यवादी और समाजवादी पार्टी ने भी व्यापक समानता के लिए संघर्ष छेड़ दिया था। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुए साम्यवादियों के एक समूह ने मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई और सशस्त्र कृषक विद्रोह का नेतृत्व किया।
इस पार्टी ने किसानों के बीच विरोध को संगठित किया। इसी अवधि में गंभीर किस्म के हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए थे। तो आप समझ पा रहे होंगे शायद इन परिस्थितियों को, एक तरफ हाल बेहाल जनता थी, एक तरफ सरकार की तरफ से उनको ऐसे बयानात मिल रहे थे, और जो दूसरी पार्टियां थी वो जनता को संगठित कर रही थी, समानता के लिए आंदोलन छेड़ रही थी। तो इन सारी परिस्थितियों के मद्देनजर निसंदेह ये चुनाव शायद कांग्रेस के लिए मुश्किल होने वाले थे। विपक्षी दल उठ रहे जनविरोध की अगुवाई कर रहे थे। जनता जो विरोध कर रही थी उसकी अगुवाई अब विपक्षी दल करने लगे थे। कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने महसूस किया कि उनके वोट बंट जाने के कारण ही कांग्रेस सत्तासीन है। अब विरोधी पार्टियां ने ये महसूस कर लिया कि अगर कांग्रेस के विरोध में पड़ने वाले वोट एक जगह और एक साथ पड़ जाएं तो शायद वो कांग्रेस को हरा सकते हैं। तो इन्होंने अब कोशिश की, गैर कांग्रेसवाद नाम से इन्होंने एक कहें कि अपना तरीका आजमाया कि कांग्रेस के विरोध में जो वोट पड़ रहे हैं उन वोटों को एक साथ लाया जाए, यानी कि उन वोटों को एक साथ जोड़ा जाए, उनको बंटने ना दिया जाए। तो देखते हैं अलग अलग विचारधारा, अलग अलग कार्यक्रम, लेकिन फिर भी अन्य राज्यों में सीटों के मामले में चुनावी तालमेल किया। कुछ राज्यों में इन्होंने कांग्रेस विरोधी मोर्चा खोला और सभी दल एकजुट हुए। इन सब की विचारधारा अलग थी, इन सब के कार्यक्रम अलग थे, इन सब के कहें कि अपन मतलब कि नियम नीति अलग थे, लेकिन फिर भी इन्होंने एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा खोल लिया। ये सारे के सारे दल एक साथ हुए और एक साथ होकर उन्होंने एक रणनीति बनाई जो कहलाई गैर कांग्रेसवाद, और इस गैर कांग्रेसवाद नाम देने वाले थे राम मनोहर लोहिया, इसके कहें कि अगुवा नेता। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इसे गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क दिए। क्या तर्क दिए राम मनोहर लोहिया ने कि गैर कांग्रेसवाद है वो क्यों सही है, क्यों होना चाहिए? तो उनका कहना था कि कांग्रेस का जो शासन है वो अलोकतांत्रिक है और गरीब लोगों के हितों के खिलाफ है, इसलिए जितने भी विपक्षी दल हैं उनको एकजुट होकर गैर कांग्रेसवाद का पालन करना चाहिए। इसलिए गैर कांग्रेसी दलों को एक साथ आना जरूरी, ताकि गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। आगे हम चलते हैं और अब देखते हैं चौथे आम चुनावों के बारे में। तो फरवरी 1967 में चौथे आम चुनाव हुए। नेहरू के बिना पहली बार अब कांग्रेस चुनावों का सामना कर रही थी। चुनाव परिणाम में हम बात करें तो चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर कांग्रेस को बड़ा धक्का लगा, इसीलिए इन चुनावों के परिणाम को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए। जैसे तैसे कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो गया, लेकिन उसकी सीटों का और वोटों का प्रतिशत बहुत कम हो गया था। इसके साथ ही 7 राज्यों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला और 2 अन्य राज्यों में दल बदल के कारण कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। ये 9 राज्य थे, ये देश के हर भाग में कायम थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ किसी एक भाग में ही कांग्रेस हारी थी, जबकि यह देश के हर भाग में ये 9 राज्य विद्यमान थे जहां पर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल पाया था। ऐसे में कुछ प्रांतों में अब गैर कांग्रेसी सरकारें बन रही हैं, तो लोगों को ये विचित्र अनुभव हुआ कि कांग्रेस के बिना भी सरकार बनी है। तो हमने देखा कि किस तरह से लोगों को ये विचित्र अनुभव हुआ कि कुछ राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, जबकि इससे पहले लोग अभ्यस्त थे लगातार केवल कांग्रेस की ही सरकार देखने के। चौथे आम चुनाव की एक और महत्वपूर्ण घटना सामने आई, जो है दल बदल। ये दल बदल क्या था? दल बदल एक दल का बदलने से लेकर बना हुआ है दल बदल, कि जब कोई विधायक किसी दल विशेष पर चुनाव जीतकर सत्ता में आ जाते हैं और उसके बाद में वो उस दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं। इस घटना ने भी कांग्रेस की कई राज्यों में सरकार के बनने और बिगड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो चलिए देखते हैं। 1967 के चुनावों की एक खास बात थी दल बदल। इसने राज्यों में सरकारों के बनने बिगड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या है दल बदल? जैसे कि हमने बात की है, कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े, जीत जाए और जीतने के बाद इस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो
हो जाए तो वो कहलाता है दल बदल। 1967 के आम चुनावों के बाद कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों ने 3 राज्यों में गैर कांग्रेस सरकारें बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन से थे वो 3 राज्य? हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। यहाँ गैर कांग्रेसी सरकारें बनी क्योंकि वो विधायक जो कि कांग्रेस से चुनाव लड़कर जीते थे, उन्होंने अब अपना दल बदल लिया था। और प्यारे बच्चों, ये जो दल बदल की घटना इन चौथे आम चुनावों में हुई थी, तब से एक जुमला भी मशहूर हुआ, आया राम गया राम के नाम से। ये आया राम गया राम का जो ये जुमला है, ये एक विधायक गया लाल के नाम से और कहें कि प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने एक पखवाड़े के अंदर यानी कि 15 दिन के अंदर गया लाल जी ने 3 बार अपनी पार्टी बदली। तो इस तरह से जो विधायकों का ये पार्टी बदलने का खेल था, इसने भी सरकारों के बनने में और बिगड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये भी एक चुनौती थी कांग्रेस पार्टी के सामने कि उनकी पार्टी से जीते हुए विधायक अब दूसरे दलों में जा रहे थे। अब लेते हैं क्वेश्चंस। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 कि 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? इसके बारे में आपको बताना है कि जैसे तैसे कांग्रेस ने सरकार तो बना ली थी, लेकिन वोटों का और सीटों का प्रतिशत बहुत कम हो गया था। कितने प्रतिशत सीटें और कितने प्रतिशत वोट कांग्रेस को मिले थे? इसका आंसर आपको करना है। 1967 के चुनावों में ऐसा कौन सा राज्य था जहां एक गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत मिला, और ये दल कौन सा था? उस राज्य का भी नाम लिखना है और उस दल का भी नाम लिखना है। 1967 के आम चुनावों को राजनीतिक पर्यवेक्षकों द्वारा राजनीतिक भूकंप की संख्या क्यों दी गई? इसका भी उत्तर आपको लिखना है। निसंदेह आप इसका आंसर बहुत अच्छे से लिख पाएंगे कि 1967 के आम चुनावों के जनादेश में आखिर ऐसी क्या बात थी इसके परिणाम में जो कि पीछे के 3 आम चुनावों से अलग थी, और इसलिए राजनीतिक जो पर्यवेक्षक थे उन्होंने इसको राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी थी। धन्यवाद।